हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि झारखंड का पॉलिटेक्निक फॉर्म भरा जा रहा है और 10 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। तो जिन जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा नहीं है, कृपया करके आप भर लें, क्योंकि आज के डेट में टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे। इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप कहीं का भी टेक्निकल नॉलेज ज़रूर लीजिए। तो टेक्निकल नॉलेज लेने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है पॉलिटेक्निक। ठीक है, अभी आपने 10th दिया है, आप अटेम्प्ट तो लीजिए, पेपर भर के अटेम्प्ट लीजिए। तो देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये मैं करवाने वाला हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर 2022। इसका मैं फुल सॉल्यूशन कराऊँगा। इसमें बता दूँ 50 मार्क्स के आपके मैथ आते हैं, 50 मार्क्स के आपके फिजिक्स आते हैं और 50 मार्क्स के आपके केमिस्ट्री आते हैं। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस लें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं मैथमेटिक्स से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डैट कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या नन ऑफ दिस। तो मोनोमियल बोलते हैं। एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एक टर्म वाले को बोलते हैं मोनोमियल। दो टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल। तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या यूनिक है कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इसमें a1/a2 करके निकालते हैं। अगर हम a1/a2 निकालें तो इसका कोएफिशिएंट a1 का है 1 और इसका कोएफिशिएंट है -4। उस तरह b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 में आ जाएगा, देखिए 2/-8, 2/-8। इसका भी कितना आ जाएगा? -1/4 आ जाएगा। इसको भी हम लोग -1/4 लिख सकते हैं। और c1/c2 अगर निकालेंगे तो -5/20 आ रहा है, -5/20। ये भी -1/4 आ जाएगा कट के। तीनों जब इक्वल आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जब ये तीनों आता है तो इसका क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ये कोइंसिडेंट लाइन होता है, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ द लाइन्स, ये दोनों लाइन्स जो है पैरेलल है, देन व्हेन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो जब पैरेलल होता है, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है? तो पैरेलल के कंडीशन में होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। तो शुरू का दोनों तो इक्वल होता है ना, यही है पैरेलल का कंडीशन। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन मिलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/a2, a1/a2 में आ जाएगा 3/2। देखिए इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। a1/a2, b1/b2 2k/5 हो जाएगा, इक्वल टू 2k/5 हो जाएगा। अब क्रॉस इंटू कर लीजिए, 15 हो जाएगा, 2 2 4k हो जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा k की वैल्यू। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/4। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, 4th नंबर में कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन यूज़ किया गया है। ये एक, उसमें से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक इक्वेशन दिया है तो दूसरा इक्वेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये वही होता है जो एक लाइन दूसरे के ऊपर कोई क्या होता है? कोइंसिडेंट करता है। एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या होता है? कोइंसिडेंट। और इसका क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन। तो जो मैनी सॉल्यूशन कंडीशन होगा वही ये कंडीशंस होगा। तो मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पे a1/a2 -3, यहाँ पे 5 और c1 है -2। तो ऐसा क्या यहाँ पर इनमें से कौन सा होगा कि ये तीनों रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर में देखिए a1 है 6 और ये है -10 और ये देखिए -4 है। क्या आता है देखते हैं, लेट अस सी। तो -4 से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए 3 2 जा 6 लगा देंगे तो -1/2, ये भी -1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कट के क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें देखिए पहले से तो -3 था, 5 था और -2 था।
अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 का अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो -6 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। देखिए माइनस माइनस कट गया, 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, 1/2। अब माइनस माइनस कट के 3 1/2। देखिए तीनों 1/2 इक्वल आ गया, तीनों 1/2 के क्या हो गया, इक्वल आ गया ऑप्शन नंबर 1 से। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये इक्वल नहीं आ रहा था, ठीक है, इसलिए हम लोग इस तरह से ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड इन द फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव या बोथ इक्वल। तो इसका आपको ज़ीरो निकालना है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात की है, इक्वल भी हो सकता है, तो बेटर है कि यहाँ पे आप ज़ीरो निकाल लीजिए। तो मिड टर्म फैक्टर करेंगे इस इक्वेशन का, 127 से 19 लाना है। तो 127 का फैक्टर करेंगे, 127 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा आपको, तो 127 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम फैक्टर तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक और तरीका हमारे पास बचता है, वो सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालें। अगर हम सम ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो क्या आएगा, -b/a होता है, आपको पढ़ेंगे -b/a होता है, तो -99/1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा -99। और एक निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो वो हो जाएगा c/a होता है। तो इसका c कितना है, 127/a, यानी 127। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है कि देखिए एक आ रहा है सम जो आ रहा है -19 और प्रोडक्ट आ रहा है 127। प्रोडक्ट मतलब कि दो जीरो का प्रोडक्ट। तो पॉजिटिव कैसे हुआ होगा, या तो दोनों नेगेटिव होगा तभी तो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं? जैसे -3 × -3 करेंगे तब तो 9 आएगा ना, तो इसलिए दोनों का नेगेटिव होना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ आर नेगेटिव्स, बोथ आर नेगेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस से P.23 का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पर कहीं मान लीजिए 23 पॉइंट आ रहा है, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का दूरी, तो ये यही ना परपेंडिकुलर दूरी होगा। ये दूरी को कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ से करेंगे, वाई एक्सिस वाले से कंपेयर। और वाई वाला पॉइंट कौन है, 3, यानी ये दूरी 3 होता है, ये दूरी 2 होता है। तो x से इस पॉइंट की दूरी जो होगा, x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी वो 3 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, 3 के इक्वल हो जाए। अगर y एक्सिस से दूरी पूछता है तो ये डिस्टेंस होता है, y एक्सिस दूरी पूछता है तो ये डिस्टेंस है जो कि 2 के बराबर होता है। इज इट क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD हुज ABC दिया हुआ, चौथा वर्टेक्स पूछ रहा है। तो ये मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है जिसमें से आपको ABCD दिया हुआ है। A है -2 3, B है आपको 6 7, C है आपको 8 3 और D नहीं पता। C पॉइंट है और ये D नहीं मालूम है, तो D को थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट पे बनता है, डायगोनल क्या होता है, मिड पॉइंट पे काटता है। तो O तो हम लिख सकते हैं ना AC से, AC मिड पॉइंट है O का, तो हम लिख सकते हैं -2 + 8/2 और 3 + 3/2। ठीक है, यानी O आ जाएगा आपको 8 में 2 गया तो 6/2 3 आ जाएगा और 3 3 6/2 3 आ जाएगा। O तो 3 3 आ जाएगा। बट हम O इससे भी तो लिख सकते हैं, O तो BD का भी मिड पॉइंट है, ये B पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। तो अल्फ़ा + 6/2 और बीटा + 7/2, यही ना था मिड पॉइंट। अब दोनों तो O का ही बात कह रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा + 6/2 3 के इक्वल है और बीटा + 7/2 भी 3 के इक्वल है। तो अल्फ़ा = हो जाएगा 3 2 6 -6, यानी अल्फ़ा आ जाएगा 0, और बीटा हो जाएगा 3 2 6 -7, यानी बीटा हो जाएगा -1। तो 0 -1 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच आर द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। वैसा पॉइंट बताइए जो लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। तो ये देखिए ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट है, A -2 -5 है, यहाँ पे -2 -5, और B जो पॉइंट है
वो है 2, 5। ठीक है, तो पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो पॉइंट जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, यही पॉइंट पूछ रहा है, यही पॉइंट पूछ रहा है। तो ये पॉइंट यह तो मिड पॉइंट पे हो सकता है, तो m अगर निकालेंगे तो -2 + 2/2 हो जाएगा, -5 + 5/2 हो जाएगा, यानी m आ जाएगा 0, 0, m आ जाएगा 0, 0। तो पूछ रहा वो पॉइंट बताइए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो ये भी पॉइंट लाई कर रहा है और ये भी पॉइंट लाई कर रहा है, तो क्यों ना यही पॉइंट हो जाएगा m 0, 0, है ना, मिड पॉइंट सेक्शन से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ़ द पॉइंट्स ए ओ सी आर कोलिनियर देन क्या होगा, इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये कोलिनियर का कंडीशन है कि ए ओ और सी आपस में एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कि ए ओ सी में बीच का पॉइंट कौन होगा। ऐसे तो आप देख के बोल सकते कि ओ बीच का मिड पॉइंट होगा, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका यहाँ पर ये है कि क्या हम किसी कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्रायंगल बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, 0। और एरिया का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एरिया का फॉर्मूला हाफ x1 y2 - y3 फिर x2 का हो जाएगा आपको y1 - y2 और फिर हो जाएगा x3 जो कि हो जाएगा y3 - y1। ये होता है। अगर आपको इतना फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटर तरीका देखिए क्या है, कुछ नहीं आपको करना है। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे a दिया हुआ आपको 1, 2, b दिया है आपको b या o मान लीजिए, o है आपको 0, 0 और c दिया हुआ है ab। ठीक है, तो ऐसे हाफ का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पर अभी। तो देखिए क्या करते हैं, x को पकड़ते हैं, x1 पकड़े और इसका y2 मैंने y में से बाकी घटा दिया, 0 - b हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, मतलब 2 नहीं 0 पकड़ेंगे x2 को, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3 है। 0 को पकड़ेंगे तो 0 के लिए जब पकड़ेंगे तो y2 को छोड़ देंगे, y3 - y1 हो जाएगा, यानी b - 2 हो जाएगा। अब प्लस फिर x3 को पकड़ेंगे जो कि है a है, x3 क्या है, a है। तो x3 जब पकड़ेंगे तो y3 को छोड़ देंगे, y1 - y2 हो जाएगा 2 - 0 और हम जानते हैं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/2 भी चला जाएगा उधर 0 होने के लिए, 0 - b हो जाएगा यहाँ पे, b - 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 - 0 को a से इंटू करेंगे तो 2a हो जाएगा = 0। तो 2a = b आ रहा है क्या, 2a = b, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप निकालेंगे, कोलिनियर से ट्रायंगल नहीं बन सकता, उसका एरिया 0 हो जाता है, तो उससे बड़ी आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ़ द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल इज़ 110 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई। कह रहा है कि ये सर्कल है, इफ़ द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, तो 2 रेडियस के बीच का एंगल, ये देखिए ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, इसके दोनों के बीच का एंगल है 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, एंड देन द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ऑफ द वन एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई, रेडियाई के एंड में जो दोनों टेंजेंट जो ये एंड में पास हो रहा है, इसके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों का मिला के 180 डिग्री होता है, ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए Q एंगल है, तो P और Q मिला के 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 90-90 होता है, 90-90 और ये सब मिला के 360 होगा, तो ये दोनों मिला के 180 होगा। तो P तो पता नहीं है, ये 110 डिग्री है, = 180 डिग्री, तो P का = हो जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, P हो जाएगा आपका 70 डिग्री, यानी यही एंगल के बारे में पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। सीधा सीधे जब भी इस तरह का टेंजेंट और रेडियस का तो पाइथागोरस लगा दीजिए। अब बस पूछ रहा है क्या, वो देखिए। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, ये सर्कल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट बन रहा है,
इस तरह से इसका फिगर बनेगा। आपको रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस सर्कल पूछ रहा है, रेडियस सर्कल पूछ रहा है, तो यही रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ए पॉइंट की दूरी, यही ए पॉइंट की दूरी है, सेंटर से ए पॉइंट की दूरी है 5, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, तो पाइथागोरस है, तो 3 4 5 पाइथागोरस होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड ए ओ सी डायमीटर। ए बी एक कॉर्ड है और ए ओ सी डायमीटर है, ये सर्कल है, ए बी कॉर्ड है और ए ओ सी डायमीटर है। तो ए ओ सी डायमीटर है, सबसे पहले डायमीटर बना लीजिए, ए ओ और सी ये डायमीटर है, और ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड कोई कॉर्ड है मान लीजिए, ठीक है। ए सी बी 50 डिग्री है, ए सी बी जो है 50 डिग्री, ए सी बी ये एंगल 50 डिग्री है, ठीक है। इफ़ 80 इज द टेंजेंट, 80 टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट ए, देन बी 80 इक्वल टू, 80 टेंजेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए टी है, तो 80 टेंजेंट, तो बी 80 ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे, बी 80 पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखिए ये 50 है तो और ये 180 डिग्री है, चूँकि सेमी सर्कल बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। 90 50 से हम लोग ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपको 40 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, उससे आप निकाल लीजिए। और जब ये 40 है तो ये टेंजेंट तो 90 होता है, ये टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पर होता है, तो 90 में से ये 40 हो गया, तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। 90 माइनस 40 क्या होगा, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि ये सर्कल है, मान लीजिए यही टेंजेंट गुजर रहा था, ठीक है, और यहाँ पर ये डायमीटर था, आपसे ये एंगल पूछ रहा था, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा, ये आपको एक 50 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 40, और 90 में से 40 घटा देंगे, ये पूरा 90 होता है, 90 में से 40 घटा देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आउट ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड ए सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ए टेंजेंट टू इनर सर्कल, द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल विल बी। कह रहा है कि आउट ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, आउटर सर्कल का रेडियस 5 है, एंड द कॉर्ड ए सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज द टेंजेंट टू इनर सर्कल। मतलब ए सी जो टेंजेंट है वो इनर सर्कल पे क्या है, कॉर्ड है, जो कि जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल का रेडियस था, ये सेंटर है ओ, तो ये आउटर का रेडियस और ये इनर का रेडियस, तो इनर का रेडियस ही पूछ रहा है, आउटर का रेडियस तो दिया हुआ है आपको 5, ये क्या दिया हुआ है, आर दिया है 5, ठीक है। ये 8 है, अगर ये दूरी 8 है तो हम जानते हैं ये 4 होगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना सेंटर से लाइन, तो बताइए ये आर कितना होगा, आर 3 नहीं होगा, 3 4 5 पाइथागोरस नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल पार्ट को अलग करूँ तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये आर है, आर कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। 3 4 5 क्योंकि ये 90 होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस। अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडिया 5 and 3 द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विद लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल बना लेंगे, इस तरह का 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडिया 3 है, एक का रेडिया 5 है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल का कॉर्ड जो है टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल का, इसका कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है, तो वही चीज़ है। देखिए इसमें छोटा बड़ा वाला पता है 5, छोटा वाला पता है 3, तो ये 4 नहीं हो जाएगा, और 4 का ये डबल नहीं हो जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। यही तो पूछ रहा है आपसे कि बड़ा वाला कॉर्ड क्या होगा जो छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट है। सिंपल 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है
कि एंगल ए बी सी आर द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल A/4 B/4 C/5 41 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ A प्लस बी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 प्लस एंगल C/5 तीनों मिला के 41 डिग्री दिया हुआ है आपको। तो A और B का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या कीजिए कि मुझे A प्लस बी चाहिए, C का तो कोई काम है नहीं, तो क्या मैं C को लिख सकता हूँ इस तरह से, देखिए एंगल A/4 है प्लस एंगल B/4 है, C को हम लिख सकते हैं 180 माइनस A प्लस बी, लिख सकते हैं ना, बाई 5 इक्वल टू 41 डिग्री लिख सकते हैं। अरे 180 में A प्लस बी घटाएंगे तो C मिलेगा नहीं ट्रायंगल का तीनों एंगल में, तो 4 4 5 का एलसीएम आ जाएगा कितना 20, 4 5 जो 20, यहाँ 5 एंगल A हो जाएगा, और 4 5 जो 20 5 B हो जाएगा यहाँ पे, और 5 4 जो तो 4 से इंटू हो जाएगा, तो 4 से जब हम दोनों को इंटू करेंगे तो 180 4 जा कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 और 4 3 7 720 हो जाएगा। अब माइनस 4 A प्लस बी ऐसा हो जाएगा, और इक्वल टू में 41 डिग्री है, ठीक है। 41 20 से इंटू होने जा रहा है, यहाँ हो जाएगा 5A प्लस 5B प्लस 720 माइनस 4A और माइनस 4B, ठीक है। और यहाँ पे 41 से 20 इंटू होने जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 4 2 जा 8 820। अब 720 जाके घटने जा रहा है, 5A में 4A घटेगा तो A आ जाएगा, 5B में 4B घटेगा तो B आ जाएगा, 720 जाके 820 से घट जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो A प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। By the selling of a table for ₹2700, a man gets 10% loss and then the what price it should be sold to gain 33%। मतलब कि 27 रुपये में आदमी को एक टेबल को बेचने पर आदमी को 10% का क्या होता है लॉस होता है। तो किस प्राइस पे बेचे कि उसका गेन जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 33% होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो है आपको 2700 रुपये और आपको लॉस परसेंट हो रहा है 10%। तो पहले आप यहाँ से CP निकालिए, क्या निकालिए CP उल्टा प्रोसेस है, SP से CP जाना उल्टा आना है। तो लॉस परसेंट CP का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए 10% है ना लॉस, तो 90% लिख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ, CP इक्वल टू होगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, ये फार्मूला होता है CP निकालने का। तो 100/100 माइनस लॉस यानी 90% हो जाएगा, इंटू SP हो जाएगा 2700, ठीक है 2700। तो देखिए 0 0 यहाँ से कट गया, 9 3 जो 27 30, यानी CP आपका हो जाएगा 3000। तो कॉस्ट है, अब उस पर आपको 33% का क्या कमाना है प्रॉफिट कमाना है। तो किस हिसाब से बेचना है, तो SP निकालना है। तो SP का हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना कमाना है 33 का बाई 100, और CP हो जाएगा आपको 3000। तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 133/100 इंटू हो जाएगा 3000, 00 यहाँ से कट जाएगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3, 3990। तो पहले कितना था 3990, कोई ऑप्शन है क्या? तो यहाँ ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस लग रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। या तो वो 33 1/3% भी लिखा हो सकता है, इसलिए वहाँ पे मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन बट बनेगा यही इसी तरीके से। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹14784 ईच। मैंने 2 आर्टिकल बेच रहा है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो है 14784, इसका भी है 14784, ठीक है। अब एक पर गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 12%, और दूसरे पे लॉस हो जा रहा है वो है 12%। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉस, मतलब लॉस कितना हुआ, एक्चुअल में लॉस कितना हुआ। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग CP निकालेंगे। इसका CP निकालने के लिए क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया कि CP उल्टा प्रोसेस है, तो हम लोग फ्रैक्शन भी उल्टा लगाएंगे। 100 बाई प्रॉफिट में 112 हो जाएगा, प्रॉफिट में 100 प्लस ऐड हो जाएगा, इंटू 14784।
ठीक है, अब यहाँ काटना नहीं है। देखिए इसका CP हो जाएगा 100 बाई लॉस हो जाएगा 88, 100 माइनस 12 88 इंटू 14784 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों CP को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। CP बना, CP2 है, तो CP प्लस CP यानी दोनों CP को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 14784 कॉमन आ जाएगा कि नहीं, 14784 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 100 प्लस 112 प्लस 100 बाई 88 आएगा। तो ऊपर से देख रहे हैं 100 भी कॉमन आ रहा है, तो 14784 इंटू 100 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम में 112 इंटू 88 और यहाँ हो जाएगा आपको 88 प्लस 112। जब आप रियल एग्ज़ाम में बनाएंगे तो ये थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो जितना आप स्टेप जंप में सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 112 और 88 जोड़ देंगे तो 8 2 10 8 1 9 10 200 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और नीचे आ रहा है 112 इंटू 88। क्या 112 से 14784 कटेगा, तो देखते हैं, लेट अस ट्राई। 112 से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली कटना तो चाहिए। तो देखते हैं 112 लगा दीजिए, 7 में 2 गया 5, 4 में 3 बन गया 3, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितने बार लगाएंगे, 2 टाइम्स लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 टाइम्स लग सकता था क्या, 3 2 6, 3 1 जा 3 लग सकता था, 3 टाइम्स भी लग सकता था। 3 टाइम्स ट्राई करते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बिल्कुल लग सकता है। 8 में 6 किया तो 2 हो जाएगा, 5 में 3 किया तो 2 और ये कट जाएगा 224 और ये 2 टाइम्स में ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 132 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, 11 से काटिए, 11 में 8 जा 88, 11 1 जा 11 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 22 बार में, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में, 2 से ये 100 बार में। तो यानी कि आपका जो CP हो जाएगा वो हो जाएगा 100 इंटू 100 यानी 3 पर 4 0, इतना आपको हो गया टोटल CP। और टोटल SP का बात करेंगे तो आपको देखिए 14784 और 14784 आपको ऐड करना है, या 2 से इंटू कर दीजिए दोनों का। तो 4 2 जा 8, 8 2 16, 7 2 जा 14, 1 15, 4 2 जा 8 1 9, 2 1 जा 2, 2 9 5 6 8। तो लॉस कितना का हुआ, तो 30,000 में 29568 माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा, 9 में 6 के तो 3, 9 5 के तो 4। ठीक है, तो 432 का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, ऑप्शन नंबर C। इस तरह से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25% देन इट्स एरिया इंक्रीज बाय। अगर किसी सर्कल का रेडियस 25% बढ़ रहा है तो एरिया कितना बढ़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19, अगर देखिए यहाँ रेडियस इंक्रीज़ की बात हो रही है तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिए कि R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई 100, ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के लिए प्लस होगा, डिक्रीज होता है एक डिग्री होता है तो पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाता है नेगेटिव। तो यहाँ दोनों ही रेडियस 25% है, तो 25 प्लस 25 इंटू 25 बाई 100 हो जाएगा। तो 25 25 50 हो जाएगा और ये 625 बाई 100 आ जाएगा। तो 100 का ये पॉइंट हो जाएगा, 100 का यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25, तो हो जाएगा 56.25%। ऑप्शन नंबर D। ये ट्रिक है, ट्रिक से बड़ी आसानी से बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ 27% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड ₹1825 एंड स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वाज द बिल। अगर 27% बिल जो है डिडक्ट किया गया, मैंने 27% घटा दिया गया बिल को, ठीक है, 27% इलेक्ट्रिसिटी बिल डिडक्टेड रुपीज़ इतना इज स्टिल टू बी, तो घटाने के बाद भी इतना बच रहा है, तो बिल कितना का था, तो बिल मान लीजिए 100% था, 100 में 27% माइनस कर दे रहे हैं तो 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, 63% बिल अभी भी बच रहा है ना। और 63% के ही बराबर का वैल्यू ना लिखा है 1825, ठीक है, 1825 बोल रहा है,
तो कितना बिल था, तो बिल तो 100%, अगर 63% के बराबर ये है तो 1% कितना हो जाएगा 1825/63%, और 100% कितना हो जाएगा, जो बिल था 100%, 1825/63 इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या 63 से कट रहा है, बिल्कुल कटना चाहिए। 5 2 7 7 1 8 8 16, 8 2 10 5 15 1 16, 63 से डायरेक्ट कटेगा क्या 1825, लेट अस सी। तो 6 2 12 होता है, 3 2 6, 6 2 12, 6 हो जाएगा, 8 में 6, 7 में 2 गया तो 5, 565। तो 3 5 15, 6 5 30, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, सिली मिस्टेक, 73 होगा यहाँ पर। यहाँ 73 से डिवाइड करेंगे तो 17, 3 2 6, 7 2 14, तो यहाँ हो जाएगा 6, 8 में 4 गया तो 4, 7 4 गया तो 3, और ये 5 टाइम्स में ये कट जाएगा 365, तो यहाँ हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर 25। और 25 से ये कट जाएगा 25 इंटू 100 हो जाएगा 2500, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो यहाँ घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Two numbers are 50%, 80% lesser than third number. By how much percent is the second number to be enhanced to make is equal to first number? हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से तुलना में 50% और 80% कम है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 50% और 80% क्या है, कम है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो थर्ड नंबर को ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर को 100 मान लीजिए। तो दो नंबर जो है 50% और 80% कम है थर्ड नंबर से। तो 50%, जब पहला नंबर 100 से कम है तो 50 आ जाएगा। दूसरा नंबर 100 से 80% कम है, तो 80% कम है तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट द सेकंड नंबर टू बी इनहेंस, सेकंड वाले को कितना परसेंट इनहेंस करें, बढ़ाएं, ताकि वो फर्स्ट के इक्वल आ जाए। ठीक है, फर्स्ट के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि 20 में 30 जोड़ेंगे, 20 में 30 जोड़ेंगे तब ना 50 आ जाएगा इसके इक्वल, तब ना इसके इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 30%, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द कॉस्ट ऑफ डेली टिकट ऑफ लोकल ट्रेन इज़ 50 एंड मंथली पास कॉस्ट इज़ 1125। इफ़ आई बाई द मंथली पास एंड ट्रैवल फॉर ₹30 days इन ए मंथ देन आई सेव। कह रहा है ना कि कॉस्ट ऑफ डेली टिकट ऑफ लोकल ट्रेन क्या है, 50 रुपया। डेली टिकट का दाम है 50 रुपया और मंथली पास का दाम है 1125 रुपया। इफ़ आई बाई द मंथली पास मैंने ख़रीदा और ट्रैवल फॉर 30 days, 30 दिन ट्रैवल किया एक मंथ में, तो मैंने कितना पैसा बचाया, तो अगर 50 रुपया डेली दे के आ रहे हैं 30 दिन के लिए, तो आपका बिल होता 1500 रुपया, बट आपने चुकाया 1125। ठीक है, 1125 पास में चुकाया। ठीक है, तो घटा दीजिए 5 और यहाँ हो जाएगा 9 में 2 गए 7, ये हो जाएगा 4 में 1 गया 3, 375 रुपीज़ बचाया। तो परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, तो ओरिजिनल खर्चा कितना होता, 1500 खर्चा होता। ठीक है, इंटू 100, यही ना ओरिजिनल खर्चा होता। तो इसको 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, यानी 25% मैंने बचत की, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कट बाई 36%। एक आर्टिकल का प्राइस 36% कट कर देते हैं। टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज। ओरिजिनल वैल्यू रिस्टोर करना है तो नया प्राइस क्या होगा। सीधी सी बात है, गेनिंग वाला केस बन रहा है ये। आप इसको 100 लेके बनाइए। मान लीजिए कि ओरिजिनल वैल्यू जो था वो मान लीजिए 100 रुपीज़ था। ठीक है, अब उसका 36% घटा दीजिए, तो अभी कितना वैल्यू हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में 3 गया तो 64 हो जाएगा। तो 64% अभी वैल्यू है 36 घटाने के बाद। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब 64 से ओरिजिनल वैल्यू 100 लाना है, तो प्राइस को कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज कितना पड़ेगा, 36 बाई 100, 36 बाई 64 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। क्यों कैसा किया, क्योंकि 36 से आपको बढ़ाना ओरिजिनल वैल्यू,
कितना बढ़ाना है, 36 बढ़ाना होगा क्योंकि जो कटा है वो बढ़ाना है। तो वो किससे बढ़ाना है, 64 से बढ़ाना है। 100 तो अभी वैल्यू नहीं है, अभी आपकी वैल्यू कितनी है, 64 है। 64 से बढ़ाना है, ठीक है, जितना आपने कट किया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 से काटिए, 4 9 36, 16 बार में कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 900/16। 900/16, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे 900 को, तो 16 25 80, 16 25 से 16 से 96 होता है। 5 बार लगाइए, 80, यहाँ 0 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 16 6 या 96। तो देखो 56 का आंसर आता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 56.25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, देखिए ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। एक काम को 18 दिन में कर सकता है। इफ़ ही वर्क एट इट फॉर 12 डेज, वो 12 दिन तक काम किया, 18 दिन में काम कर सकता है, 12 दिन तक काम किया। फिर उसके बाद बी जो है रिमेनिंग वर्क को 8 डेज में कर देता है। तो बी अकेले पूरे वर्क को कितने दिन में करेगा। तो देखिए अगर वो 18 दिन में काम कर सकता है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/18 हो जाएगा। और उसने 12 दिन काम किया तो 12 से इंटू कर लीजिए। तो काटिए, 6 3 = 18, 6 2 = 12, यानी कि उसने 2/3 काम कर लिया। 2/3 काम कर लिया। अगर 3 काम में से 2 काम वो कर चुका है तो 1/3 काम बच रहा है। कितना काम बच रहा है, 1/3 काम। इस 1/3 काम को बी कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। इस 1/3 को बी कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो अगर 1/3 काम को 8 दिन में कर रहा है तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। टोटल काम तो हमेशा एक होता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा 24 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ए डज 2/5 ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। एक काम के 2/5 हिस्से को 9 डे में कवर करता है। फिर बी ज्वाइन करता है उसको, बी उसके बाद ज्वाइन करता है एंड दे टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ काम को कंप्लीट करते हैं 6 दिन में। तो बी अकेला काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टेढ़ा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो एफिशिएंसी पे बनाएंगे हम लोग। देखिए ए का अगर एफिशिएंसी बात करेंगे तो ए 2/5 वर्क को 9 दिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक वर्क को कितना दिन में करेगा, 9 × 5/2 यानी 45/2। पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 45/2। तो ए का एफिशिएंसी मतलब ए एक दिन में कितना वर्क करेगा, ए इन 1 डे। ए का एक दिन का काम होगा 2/45। ए का एक दिन का काम कितना होगा, अगर कोई काम को 30 दिन में कन्वर्ट करता है तो एक दिन का काम कितना होता है, 1/30 होता है। तो उसी तरह से अगर ये 45 पूरे काम को, पूरे वर्क को वो 45/2 में करता है तो एक दिन का काम होगा 2/45। अब देखिए काम हुआ है 2/5, तो रिमेनिंग कितना काम बच रहा है, रिमेनिंग काम हो रहा है 3/5 बच रहा है, 3/5 बच रहा है। अब 3/5 को a + b, इस काम को a + b 3/5 काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। जैसे 2/5 को a 9 दिन में कर रहा था, वैसे a + b, a और b ज्वाइन हो गया ना, 3/5 को 6 दिन में काम करेगा। तो पूरे वर्क को कितना दिन में करेगा, 6 × 5/3। ठीक है, 6 × 5/3 यानी 3 2 = 6, यानी पूरे काम को वो करेगा 10 दिन में। a + b पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। इसी तरह से a + b का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और मैंने ऊपर लिखा था a का 1 डे वर्क कितना है, 2/45 है। a का 1 डे वर्क है 2/45। अब मुझे पूछ रहा है b का अलोन, तो b का अलोन पता करना है तो a + b का 1 डे वर्क में a का 1 डे वर्क घटा देंगे। ठीक है, तो a + b का 1 डे वर्क है 1/10 और उसमें 2/45 माइनस कर देंगे तो मुझे मिलेगा ओनली b का, क्योंकि a तो यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 45 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 90, 10 9 जाए 90, 9 1 = 9, 45 2 = 90, 2 2 = 4। तो 9 में 4 गया तो b का आ जाएगा 5/90। 5/90 करेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, 18 बार में। तो b का एक दिन का काम है 1/18, तो b कितने दिन में काम खत्म करेगा, 18 डेज में। b कितने दिन में काम खत्म करेगा, 18 डेज में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
26 कह रहा है कॉस का पावर 4 माइनस साइन का पावर 4 अगर x है तो x का वैल्यू आपको निकालना है। कॉस का पावर 4, तो देखिए यहाँ पे कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x इक्वल टू दिया है x। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू x। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू x दिया हुआ है। ये तो 1 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू x। अब देखिए आंसर में सिर्फ कॉस है, साइन का कोई काम नहीं है, तो साइन को कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर में इक्वल टू x। जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x यानी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, यही x का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कि ए कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसको 9 मिनट लगता है। अगर उसी को 8 मिनट में यही डिस्टेंस को कवर करना है सेम स्पीड से, तो कितना स्पीड इंक्रीज़ करना होगा, कितना स्पीड इंक्रीज़ करना होगा 8 मिनट में कवर करना है। तो ये देखिए तो डायरेक्ट इन वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। इस तरफ है मान लीजिए स्पीड और इधर आपको टाइम। ठीक है, स्पीड और टाइम। तो स्पीड जब 72 होता है तो टाइम लगता है उसको 9, और जब टाइम उसको 8 चाहिए होता है तो स्पीड कितना हो जाता है x। तो ये देखिए इसमें देखिए क्या करना होगा, इसमें अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा, तो इन्वर्स वेरिएशन है ना, ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन। एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर स्पीड भी बढ़ा है, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रहा है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। अब इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं 72 इंटू 9 और इधर x इंटू हो जाएगा 8, ये इन्वर्स में करते हैं, और डायरेक्ट में बाई में करते हैं। तो 72 इंटू 9 बाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे x निकल जाएगा, 8 9 जा 72, तो x हो जाएगा 81। यानी अब 8 मिनट में अगर पूरा करना है तो x 81 होना चाहिए। तो कितना का इंक्रीज हुआ, तो 81 में 72 घटा दीजिए तो 9 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड इंक्रीज करना होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 2 कार से ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी 2 कार चल रहा है, एक 60 का स्पीड से, एक 108 का स्पीड से। इफ़ वन कार टेक्स 2 आवर लेसर देन टाइम देन अदर कार ऑफ द जर्नी, देन द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड बी। सिटी ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ऑप्शन में लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आपको पूछ रहा है डिस्टेंस ही पूछ रहा है, और देखिए एक का स्पीड है 60 और एक का स्पीड है 108, तो दोनों से टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों स्पीड से क्या निकालेंगे, टाइम। और टाइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। तो देखिए 60 और 108 से कौन कट रहा है, वो देखिए 60 और 108 से कौन सा ये कट रहा है। तो पहला ही ऑप्शन को ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है 270 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए एक 60 का स्पीड है और एक 108 का स्पीड है। तो टाइम अगर निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 270 बाई 60 हो जाएगा। इसमें जो टाइम निकालेंगे 270 बाई कितना हो जाएगा, 108। थोड़ा काटने की कोशिश करते हैं, 0 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो ये आ जाएगा 4.5। और इसको काटेंगे किससे काटेंगे, 9 से काट दीजिए 12 बार में, 30 बार में हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 से 10 हो जाएगा। तो इसका जब टाइम निकालेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2.5। अब देखिए दोनों टाइम का जो डिफरेंस है T1 और T2, 4.5 में 2.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.0 आवर आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंस आ रहा है 2 आवर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इस तरह ऑप्शन से छाट के बनाएगा तो ज़्यादा आसान बनेगा, नहीं तो आपको लंबा इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, को 2 इक्वल हाफ्स में काटा जा रहा है, तो उसका इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
तो मान लीजिए ये सरफेस था, स्फेयर था, इसका रेडियस था r, इसका रेडियस था r, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr² हो जाएगा। अब इसको दो हेमीस्फीयर में काट दिया गया है, इस तरह से दो हेमीस्फीयर में काट दिया गया, तो भी इसका रेडियस तो r ही हो जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² और इसका भी क्या हो जाएगा 3πr², दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 6πr²। तो कितना का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 6πr² में 4πr² माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 2πr²। 2πr² का वैल्यू निकालेंगे 222/7 और रेडियस था 7/2। देखिए डायमीटर 7 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 इंटू 7/2 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 7 कट गया, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, ठीक है। 2 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा, यानी 77 का इंक्रीजमेंट हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 77 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। एरिया निकालना, अगर पेरीमीटर 90 है तो ब्रेथ पूछ रहा है, तो लेंथ पहले निकालिए। लेंथ इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ, डायरेक्ट फॉर्मूला। लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ, पेरीमीटर कितना था 90, 90 बाई 2 माइनस ब्रेथ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 45, 45 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। लेंथ आ गई 25। अब एरिया निकालना है तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको 25 और ब्रेथ है आपको 20, यानी 25 2 जा 50, 500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर जिसका सरफेस एरिया 154 है। देखिए सरफेस एरिया 154 दिया हुआ है स्फेयर का, तो सर स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², अभी बताया। ये दिया 154 दिया हुआ है 154, ठीक है। अब यहाँ से r निकालना है तो 154/4π हो जाएगा, तो r² हो जाएगा 154/4 इंटू 22, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर। 22 से ये काट दीजिए, 22 से कटेगा 7 बार में, तो रेडियस आ जाएगा 7/2। अगर हम रेडियस निकालेंगे, रूट लगाएंगे r का, तो 7 2 7 के बदले 1 7 और 4 के बदले 1 2, तो रेडियस आएगा 7/2। अब इसका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 7 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस 7 दिया हुआ है एंड द लेंथ एज 20 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना दिया 27, इज बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट, अपने हाइट से बाइसेक्ट कर दिया गया टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल सिलेंडर, 2 एक जैसे सिलेंडर बनने के लिए। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, परसेंट इंक्रीज बताना है। तो ये मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर था। इसको 2 इक्वल हाफ में काट दिया गया, मतलब यहाँ से क्या किया, यहाँ से 2 इक्वल सिलेंडर में काट दिया गया ऐसे आइडेंटिकल, ठीक है। तो पूछ रहा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया परसेंटेज बताइए। तो पहले ये सोचिए कि इसमें कौन सा एरिया बढ़ रहा है। अगर इसको काट देंगे तो यही 2 एरिया नहीं बढ़ रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ, यही एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यही एक नया एरिया बन रहा है, ये दोनों, बाकी तो उतना का उतना ही है, ठीक है, बाकी तो वही है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं πr², और इस यहाँ भी πr²। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 2πr²। अगर दोनों को ऐड कर दें तो 2πr² का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मुझे निकालना परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हो रहा है 2πr², और ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h+r होता है, ये होता है ना। तो 2πr/h+r और इंटू क्या हो जाएगा 100, 2π यहाँ से कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो बच रहा है r/h+r इंटू 100, ठीक है। तो रेडियस कितना है आपको, रेडियस है आपको 7 और h+r हाइट देखिए 20 दिया हुआ है, 20 और रेडियस 7 माने 27 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको 700/27। तो 700 को 27 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। 700 डिवाइड बाई 27,
तो आएगा 25.925 इस तरह आ रहा है, तो लगभग 25.93 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन पूछा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर लाने का प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर डाइस में कौन होता है, 2 4 6 3 और टोटल सम कितना होता है 6, तो 1/2 आ जाएगा इवन नंबर लाने का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ए कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड से कार्ड निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितना होता है, रेड कार्ड 26 होता है और टोटल कार्ड 52 होता है, 26 2 जा 52, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। रेड कार्ड कितना होता है 26, डायमंड का और हार्ट का 13 13 26। व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस, इस डाटा का मीडियन निकालना है आपको। मीडियन निकालने से पहले इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे छोटा कौन है 4, 4 के बाद कौन है 6, 6 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद आपको आ जा रहा है 9 के बाद आ रहा है 14, 14 के बाद हो रहा है 15, 15 के बाद हो रहा है 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 26। एक बार फिर से मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑड नंबर है, तो ऑड का मिडिल कौन होगा, ये वाला होगा, है ना। इधर से देखिए 4 नंबर इधर से हो रहा है, इधर से भी 4 नंबर हो रहा है, तो ये मिडिल टर्म यही हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑड नंबर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 36 कर रहा है व्हाट इज़ द मोड ऑफ द गिवन डाटा। इसमें मोड बताना है, तो कौन सबसे ज़्यादा बार आया वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 7 2 बार दिख रहा है, 7 2 बार दिख रहा है। 3 जो मुझे देखिए 3 यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4, और 4 बार 3 जो है 4 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, और क्या ऑप्शन देखिए 6 4 9 दिया हो, क्या 9 ज़्यादा बार है, 9 तो 2 ही बार है, तो 9 का कहानी ख़त्म। 4 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार दिख रहा है, 4 का कहानी ख़त्म। 3 जो है 4 बार दिख रहा है, और 6 देखिए 1 2 2 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसी को मोड बोलते हैं। साइन ए दिया 24/25, तो tan a बाई cos a निकालना है। तो पहले tan a बाई cos a का मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। tan a बाई cos a, tan a का मतलब होता है sin a बाई cos a। ठीक है, और cos a पहले से था। ठीक है, तो मतलब sin a बाई cos स्क्वायर a चाहिए। ठीक है, sin a बाई cos स्क्वायर, sin a तो पता है, अब cos निकालना है। तो cos a निकालने के लिए सबसे अच्छा ट्रायंगल मेथड यूज कर लीजिए। तो sin a अगर 24/25 दिए, ये 24 और ये 25, तो बेस निकालना है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 24 25 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 7। तो यानी इससे अगर आपको cos a निकालना है तो हो जाएगा 7/25, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा 7/25 का स्क्वायर। तो sin a देखिए यहाँ पे sin a का वैल्यू कितना दिया हुआ था 24/25। ठीक है, और cos स्क्वायर a हो जाएगा 7 × 7/25 × 25। तो एक 25 से एक 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा 7 × 7 और 25, यानी 24 × 25/49। देखिए 49 हो रहा है, 24 × 25/49, 24 × 25/49, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot 210 डिग्री। cot 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो थोड़ा सा ये 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया। तो 210 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या कीजिए 210 देखिए 90 का कितना के मल्टीपल के आसपास है, 19 3 जा होता है 270, 90 3 जा होता है 270, और 270 में अगर मैं 60 घटा दूँ तो 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है cot 210 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं cot 270 - 60 डिग्री लिख सकते हैं। 270 में 60 माइनस कर देंगे तो 210 आ जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं cot 90 - थीटा, tan थीटा लिखते हैं, पॉजिटिव tan थीटा लिखते हैं। तो पहले एक चीज़ हम 4 से समझ लीजिए कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जितना भी आप 10 क्लास पढ़े पॉजिटिव पढ़े हैं। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 के बीच में होता है, थर्ड में 270 तक होता है, और ये 360 तक होता है। इसमें साइन एंड कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें tan एंड cot
क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बच गया कॉस और सेक। कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो 270 माइनस 60 कहाँ आया बताइए, तो 270 यहाँ होता है और 270 में 60 घटा देंगे। देखिए 270 यहाँ आता है, 260 में 60 घटाएंगे तो यहीं पे एंगल बन जाएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा cot 90 माइनस थीटा, क्या लिखा मैंने, tan थीटा। तो वैसे ही cot 90 का कोई भी मल्टीपल यूज कर लीजिए, cot का आ जाएगा tan 90 का। जैसे तीन मल्टीपल है, 270 जो है 90 का ट्रिपल मल्टीपल है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan और tan 60 डिग्री। और tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा इसको आपको, मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा इस तरह का क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री ग्रेटर देन इस एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में कितना साइड है, अगर हर इंटीरियर एंगल जो है पॉलीगॉन का 120 डिग्री ज़्यादा है एक्सटीरियर एंगल, तो हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, कोई भी पॉलीगॉन का इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो मान लीजिए इंटीरियर को x मान लें और एक्सटीरियर को y मान लें, तो x + y 180 है। अब कह रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री ज़्यादा है एक्सटीरियर से, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस 120 हुआ कि नहीं, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। अब दोनों को क्या कर लीजिए, सॉल्व। दोनों का क्या कर लीजिए, सॉल्व। तो अगर हम जोड़ देते हैं तो 2x हो जाएगा और 180 और 20 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा और x कितना आ जाएगा, 150, यानी कि इंटीरियर हो गया 150। तो एक्सटीरियर निकालने के लिए एक्सटीरियर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में 150 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो क्या पूछा था, हाउ मेनी साइड्स पूछा है, हाउ मेनी साइड्स। तो एक्सटीरियर आपको पता है ना, 30 पता है, तो हम जानते हैं सारे एक्सटीरियर का सम 360 होता है। और जितना एक्सटीरियर उसको डिवाइड कर देंगे तो 3 से 36 कटेगा 12 बार में, यानी कितना साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 और एक्सटीरियर एंगल है 30 से डिवाइड कर देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 साइड्स होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट। किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखिए px आपको दिया हुआ है 3x - 2, तो एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब x का कौन सा वैल्यू पे 0 देगा, y का वैल्यू 0 देगा, ये आपको पूछना है। तो सीधा क्या करेंगे, इसको 0 लेकर चले जाएंगे, तो 3x = 2 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3, यानी वो पॉइंट 2/3 और 0 हो जाएगा, 2/3 0, ऑप्शन नंबर सी, 2/3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 कह रहा है क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज अपवर्ड पैराबोला इफ इसमें से चार कौन ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा आंसर a > 0। देखिए इसका मैं कारण बताता हूँ, थोड़ा सा ये भी फ्यूचरिस्टिक है। पैराबोला का 4 इक्वेशन होता है। पैराबोला या तो ऐसे होता है, देखिए पैराबोला या तो ऐसे होता है, या एक इक्वेशन ऐसे होता है। तो इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax और इसका होता है y² = -4ax। ये लेफ्ट और राइट वाला है। एक अपवर्ड पैराबोला इस तरह का होता है, ये अपवर्ड है, और एक होता है ये डाउनवर्ड, ये पैराबोला। तो इसका इक्वेशन होता है x² = 4ay होता है, ठीक है, और इसका होता है x² = -4ay होता है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यहाँ देखिए डाउनवर्ड में नेगेटिव आ रहा है और अपवर्ड में x² का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ax², तो देखिए यहाँ पे यही पैराबोला कह रहा है कि ax² + bx + c कब पैराबोला, जब ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और ये तभी पॉजिटिव होगा जब a भी पॉजिटिव होगा, यानी a > 0 होगा तब, ऑप्शन नंबर a > 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6, देन वैल्यू ऑफ, ये निकालना। सम ऑफ द जीरो मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है -b/a होता है, और वो कितना दिया हुआ, 6 दिया, तो -b कौन है, अच्छा ये क्यूबिक है, यहाँ पर क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि 2x³ लिखा हुआ है। देखिए 2x³ -3kx² + 4x और -5, तो इसका सम ऑफ द रूट क्या होता है,
तो इसका भी सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए ही होता है। तो पहले समझिए कि ए कौन है, तो ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह का इक्वेशन होता है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अगर हम सम निकाल रहे हैं सम ऑफ ज़ीरो तो होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कौन है, बी का जगह -3 है और ए का जगह है आपको 2, दिख रहा है ना, कंपेयर कर रहे हैं। और इसी का वैल्यू कितना दे दिया है 6, ठीक है। 3k है यहाँ पर, 3k है, k ना कोएफिशिएंट है, कोई k भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k/2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी, k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरो इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 1 द गिवन बाय। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 2 दिया है और प्रोडक्ट कितना दिया है 1 दिया है। तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम प्लस प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक्स होता है प्लस प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैं लिख रहा हूँ। तो सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ माइनस 2x, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज रेस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है 6x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो इसका सम अगर निकालेंगे तो होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो b तो है नहीं इसमें, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो x तो है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, और a आपको 6, तो 0 में आ जाएगा सम ऑफ जीरो, 0 हो गया। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट होता है c बाई ए, तो कांस्टेंट टर्म -5 है और a है आपको 6, तो -5/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 -5/6 सम और प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि a इक्वल टू 10 दिया, d इक्वल टू 10 दिया, देन द फर्स्ट 4 टर्म विल बी। तो a अगर 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपको 10 दिया, तो पहला तो 10 है, d जोड़ता जाइए अगला 20 हो जाएगा, d जोड़ता जाइए 30 40 10 20 30 40, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46। विच टर्म ऑफ ए पी इज 78। इस टर्म का कौन सा ए पी का टर्म, कौन सा टर्म 78 है। तो a का वैल्यू आपको 3 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, 8 में 3 गया तो 5 हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए ए एन टर्म है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन आपको 78 आ गया, a आपको 3 है, n पता नहीं है, नंबर टर्म कौन सा टर्म है, डी का वैल्यू 5 है। 3 पहले जाके माइनस कर देंगे तो 75 हो जाएगा, और 5 ला के यहाँ डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 5 ये कट जाएगा 15 बार में, तो n का वैल्यू हो जाएगा 16, यानी ये 16th टर्म है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इफ़ द सेकंड टर्म ऑफ ए पी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म 25 देन द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म मतलब a प्लस डी कहते हैं, a प्लस डी सेकेंड टर्म यही होता है, 13 दिया हुआ है, और फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d कितना दिया है 25, घटा दीजिए, a कट जाएगा 4d में 3d माइनस 3d हो जाएगा, 25 में 13 गया तो -12 हो जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। और a का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो 13 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा, d जैसे ही पुट करेंगे। तो 7 टर्म पूछ रहा है, a7 a प्लस 60 होता है, तो a का वैल्यू हो गया 7 और 6 इंटू डी का वैल्यू 4, 24 और 24 36 और 31 हो जाएगा। है ऑप्शन क्या, 31 तो नहीं आ रहा है, 6 चौके 24 और 36 और 31, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी, क्योंकि 4 पुट करेंगे डी का वैल्यू तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, होता है 9 6 4 24 और 24 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 2 1 3 33, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। a प्लस बी प्लस सी 9 दिया, ए बी बी सी सी ए दिया 23, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, -2ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस होता है यहाँ पे, ओके। तो अब देखिए यही तो दिया है ना आपको 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपसे पूछ रहा है, इसको थोड़ा देर के लिए x मान लीजिए जो आपसे पूछ रहा है, +2 और ए बी बी सी सी ए कितना दिया 23 दिया, तो 2 इंटू 23 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, x और 23 दूनी हो जाएगा 46, 46 आके घटा दीजिए, 81 माइनस 46 बराबर x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 5 11 और 7 में 4 की तो 3 35, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35, जो मुझे निकालना है उसको मैंने x मान लिया। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49।
49 कह रहा है द गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, इसमें कितना जीरो आ रहा है, तो एक्स एक्सिस को कितना जगह जीरो पे कट रहा है, एक्सिस को कितना जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जितना एक्स एक्सिस पे कट रहा है वही इसका जीरो है। क्वेश्चन नंबर 50, ए सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट इफ देयर प्लेन्स इज, क्या होगा, कह रहा है ना कि अगर 3 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन 3 वेरिएबल है और वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इफ़ देयर प्लेन्स, अगर उनके प्लेन्स क्या होंगे आपस में, तो इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, तो कब नहीं आएगा, जैसे पैरेलल लाइन कभी कटेगा नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, वैसे ही डू नॉट इंटरसेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट आएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो ये रहा मैथ का क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे आ रहा है आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत आप जल्दी जल्दी मार सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, मैथ में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 25 डिग्री सी। तो देखिए यहाँ पे शुगर की बात कर रहा है, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है, और इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो 12 × 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 22 हो जाएगा 11, और ऑक्सीजन का 16 × 11 हो जाएगा, तो 12 × 12 144 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये 16 × 11 हो जाएगा, 16 × 11 16 और 16 यानी 176 आ जाएगा। तो 6 4 10 2 12, 4 2 6 6 12 13 14 और 1 1 2 1 3 342 आ जाएगा। तो 342 में सबसे ज़्यादा चीनी कौन सा घोल सकता है, देखिए इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन घोल सकता है, 204 ग्राम चीनी तो घोल ही सकता है इसमें। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, तो आयरन मेटल मेल्ट करेंगे तो नया सब्सटेंस बनेगा क्या, नहीं, आयरन मेटल मेल्ट करेंगे तो आयरन ही रहेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो बिल्कुल नया सब्सटेंस बनेगा। बेंडिंग ऑफ आयरन, ये भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो मोर देन वन ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भी हो जा रहा है और ये भी हो रहा है। फिजिकल चेंज क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज। आयरन को मेल्ट करेंगे तो आयरन खाली मोल्टन स्टेट में हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो आयरन ही, कुछ नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है। फिर ठंडा करेंगे तो वही हो जाएगा। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, A.L. लोवाइजर, इनका नाम है A.L. लोवाइजर, एंटोनियो लोवाइजर। तो इन्होंने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट 54, इन द वाटर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो पूछ रहा है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। तो वाटर 1 हाइड्रोजन होगा 1 × 2 और ऑक्सीजन होगा 16 × 1, 2:16 हो जाएगा, तो 1:8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या चालाकी क्या है, प्रपोर्शन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बोला है, तो ऑप्शन हो जाएगा 8:1, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस चालाकी से बचिएगा। जैसे मैं भी धोखा खा गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूछा है तो 8:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 16 ग्राम ऑफ सल्फर विल बी। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का 12 ग्राम का मोल निकालना है और 16 ग्राम सल्फर का मोल निकालना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालना चाहें तो मास बाई मॉलिक्यूलर मास होता है, पढ़े हैं। तो मास कितना है 12 ग्राम, और मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 24 होता है। तो इसका मोल कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। उस तरह हम सल्फ़र का मोल निकाल लेंगे। सल्फ़र का मोल निकालना चाहते हैं तो मास सल्फ़र का 16 है और सल्फ़र का होता है 32, तो 16 से कटेगा 1/2, तो दोनों का रेशो क्या आएगा 1/2 यानी 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें सबसे ज़्यादा किसमें एटम की संख्या किसमें सबसे ज़्यादा है। तो एटम का संख्या मतलब पार्टिकल का संख्या पूछ रहा है। तो पार्टिकल का संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पार्टिकल की संख्या के लिए हम लोग पढ़े हैं m/m = नंबर ऑफ मोल बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है।
मतलब मास बाय मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल n बाई n नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल से एवोगैड्रोज नंबर। तो पूछ रहा है कि इसमें किसका ज़्यादा है। तो देखिए सबका मास तो सेम है, सबका मास क्या है, सेम है, तो सबका मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा। और चूँकि ये भी सबके लिए कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास रेसिप्रोकल में आ रहा है, इसमें आ रहा है, रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसी में पार्टिकल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो वाटर का कितना होता है, 18 होता है। O2 का 16 दूनी 32 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा तुमको 44, 32 और 12 44, और CH4 का मीथेन का 12 और 4, 12 4 कितना हो जाएगा, 16। तो सबसे कम कौन है इसमें से, 16 वाला मीथेन सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका कम आएगा, क्योंकि रेसी इन्वर्सली है, यहाँ पे मास पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास पे क्या है, इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली में ये कम तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ CH4। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57। एन एटम इस क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ज़्यादा ना नेगेटिव ज़्यादा होता है, न्यूट्रल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। तो K11 में सजा देंगे तो 281 सजेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 59, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम किसने दिया था, J.J. थॉमसन ने दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल याद आया आपको, प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल जिसको बोलते हैं, J.J. थॉमसन ने दिया था पहला फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किसने खोज किया था, सिंपल, J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, J.J. थॉमसन ने खोजा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों पता होना चाहिए। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा था, E. गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन खोजा था, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप लोग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61, एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसको क्या बोलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन का, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 11, 21 और 31, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो देखिए इसका क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द एटॉमिक नंबर ऑफ द 4 एलिमेंट ABCD इतना चारों दिया हुआ है, विच कैन नॉट फॉर्म ए कैटायन। कौन कैटायन नहीं बना सकता है, कौन कैटायन नहीं, कैटायन और एनायन क्या होता है। कैटायन वो होता है जो पॉजिटिव आयन होता है, वो कैटायन होता है जो पॉजिटिव। पॉजिटिव कब बनेगा, और नेगेटिव वाला एनायन होता है। तो पॉजिटिव कब बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही पॉजिटिव बनेगा। तो सबका सजाइए K11 में। ठीक है, तो 1 का 12 है, तो 12 कैसे सजेगा, 2 8 10 और 10 2 12 हो जाएगा। 13 कैसे सजेगा, 2 8 10 3 13 हो जाएगा। 15 कैसे सजेगा, 2 8 10 5 15 हो जाएगा। और 3 कैसे सजेगा, 2 और 1 हो जाएगा। विच कैन नॉट फॉर्म ए कैटायन, कौन कैटायन नहीं बन सकता है, इसमें ये पूछा है। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कैटायन बनेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कैटायन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैटायन, लेकिन ये तो लूज नहीं कर पाएगा ना, 5 तो लूज करेगा नहीं, इसीलिए 15 जो है नहीं बन पाएगा। 15 किसका था, सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फाइड आयन H2-। तो H2- में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं सल्फर का होता है 16। तो 16 को अगर हम सजाएंगे तो 2 8 10 6 16, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है लास्ट में, 6 है। तो अब देखिए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। H2- का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो अब हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसका लास्ट ऑर्बिट में। तो लास्ट ऑर्बिट बैलेंस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1 एंड, जिसका वैलेंसी 1 होता है वो क्या होता है, ऑलवेज मेटल, ऑलवेज नॉन मेटल, मेटलाइड या नॉन, आइदर मेटल नॉन मेटल। तो ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, या तो मेटल या नॉन मेटल होता है। क्योंकि हम जानते हैं सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसका भी 281 होता है और इसका होता है 287 होता है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो मेटल नॉन मेटल होता है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड। इसमें से कौन जो है आयोनिक कंपाउंड है,
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा HCl। HCl एक आयनिक कंपाउंड होता है क्योंकि वह H+ और Cl- आयन में टूट जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला याद रखिएगा, Na2O2। Na2O2 होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2O2। देखिए ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें से कौन जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड H2O बनाता है क्योंकि H2O में जो बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है H2O2, मतलब एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन ऐसे घिरा रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए H2O जो होता है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, स्लाइटली पॉजिटिव होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है, ठीक है, तभी ना हाइड्रोजन आयन बनता है। तो ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एन एलिमेंट विच इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू, एक ऐसा एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है और किस ग्रुप में बिलोंग करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़रूरी है कार्बन, कार्बन बिना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो कार्बन किस ग्रुप में आता है, कार्बन ग्रुप 14 में आता है। कार्बन किस में आता है, ग्रुप 14 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट एक्साइट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसमें सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, एल्युमिनियम का 3, इसका होता है 4 और इसका होता है 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का सबसे ज़्यादा होता है, 5 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स है द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, किसका सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई होता है। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। तो पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट देखिए अब देखिए सोडियम और पोटेशियम में से कोई एक होगा, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, सोडियम होता है यहाँ, सोडियम के बगल में होता है मैग्नीशियम, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम के नीचे होता है कैल्शियम, ऐसा होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि लेफ्ट से राइट जाता है तो साइज घटता है और टॉप से बॉटम जाता है तो साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो मैग्नीशियम तो सोडियम से छोटा हो जाएगा और पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम जो होगा वो सोडियम से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो किसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होना चाहिए, वो है पोटेशियम, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल बढ़ जाता है, एक ऑर्बिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये है सेकंड, ये है तो आपको कौन से पीरियड का, पोटेशियम हो गया 1 2 3 4 पीरियड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है। फिर देखो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, एल्डिहाइड CHO होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, OH अल्कोहल होता है। एल्कीन इज ऑल्सो नोन एज, एल्कीन को क्या बोलते हैं, ओलाफिन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलाफिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन्स को क्या बोलते हैं, ओलाफिन बोलते हैं, ठीक है। और हैलोजन ग्रुप हो गया, ग्रुप 17 को हैलोजन बोलते हैं। नोबल गैस ग्रुप 18 को बोलते हैं। द ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट होता है, ठीक है। जिंक प्लेट ZnS बोलते हैं तो इससे जिंक निकलता है। सीने बार को HGS बोलते हैं जिससे मर्क्यूरी निकलता है, ठीक है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, an element react with oxygen to give a compound with high melting point, this compound is also soluble in water, the element is, एक एलिमेंट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एक कंपाउंड देता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कंपाउंड सॉल्युबल होता है वाटर में, वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हो जाएगा, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट देता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और कैल्शियम वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। NaCl विथ कॉपर मेटल, तो कॉपर तो ये नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीशियम Cl2 विथ एल्युमिनियम मेटल, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम रिप्लेस कर देगा क्या मैग्नीशियम, बिल्कुल नहीं।
एल्यूमिनियम मैग्नीशियम टॉप पे होता है, FeSO4 प्लस ए सिल्वर मेटल, तो आयरन और सिल्वर का रिएक्शन, या फिर सिल्वर नाइट्रेट विथ कॉपर, तो कॉपर तो ऊपर होता है, सिल्वर नीचे होता है, तो कॉपर रिप्लेस कर देगा AgNO3 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका IUPAC नेम करना है। तो देखिए कीटोन है, तो कीटोन है तो ओन तो जरूर लगेगा। ठीक है, और इधर है आपको मिथ और इधर है आपको इथ, तो मिथॉक्सी इथेन है। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन है। क्या हो जाएगा ये? कीटोन नहीं है, सॉरी कीटोन मैं बोल गया, ये एक्चुअली आपको है ईस्टर, ये आपको ईस्टर है, तो मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। एक तरफ मिथ एक तरफ इथेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द कंपाउंड विच टेक्स पार्ट इन एडिशन रिएक्शन। ऐसे कौन सा कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन में पार्ट लेता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एडिशन रिएक्शन में करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल एडिशन बनेगा। ठीक है, जिससे ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनेगर। इसमें से कौन विनेगर है? तो जानते हैं विनेगर होता है इथेनोइक एसिड, CH3COH इथेनोइक एसिड को विनेगर बोलते हैं। इसको हम लोग मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड विनेगर। नेक्स्ट है सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ। सोप जो है हाइड्रोलिसिस किसका करते हैं? वो करते हैं ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं सोप को। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है? ईस्टर रिएक्ट करता है बेस के साथ ताकि आपको क्या मिले? अल्कोहल मिले और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। क्वेश्चन नंबर 82, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप विल बी मोस्ट इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर के सोर्स में ज़्यादा क्लींजिंग एक्शन होता है क्योंकि रेन वाटर हार्ड वाटर होता नहीं है। ठीक है, हार्ड वाटर टैप में हार्ड मिल सकता है, वेल में हार्ड वाटर मिल सकता है, हैंडपम्प में हार्ड वाटर मिल सकता है, बट रेन वाटर हार्ड वाटर होता नहीं है, इसीलिए क्लींजिंग एक्शन सोप का वहाँ पर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। सोप का फॉर्मेशन में बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लाइकोल, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल वाटर कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें होगा बोथ ए एंड बी क्योंकि वो इनसॉल्युबल भी होता है और कार्बन हाइड्रोजन का तो कंपोजिशन होता ही हाइड्रोकार्बन, नाम में लिखा हाइड्रो और कार्बन, तो हाइड्रोजन कार्बन तो होगा ही, तो बोथ ए एंड बी होगा। इनसॉल्युबल भी होता है वाटर का। इनसॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, स्मॉल होता है। हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। ठीक है, इसलिए जो होता है पोलर सॉल्वेंट जो है डिसॉल्व नहीं होता वाटर में। नेक्स्ट 85, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिलीन। इसमें से किसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिलीन मिलेगा। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO2। तो जब देखिए CaCO2 को जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH2 और साथ ही साथ बनेगा C2H2। साथ ही साथ क्या बनेगा? C2H2। तो इसी को एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा था IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन इज। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होगा? तो एसिटिलीन अभी मैंने बताया C2H2। तो C2H2 कैसे बनेगा? 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, और तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? आइन होता है। तो इथीन नहीं होगा, इथेन नहीं होगा, इथाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन होता है इथाइन। ठीक है, ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड द गैस इज फॉर्म्ड। हाइड्रोलिसिस करेंगे एल्युमिनियम कार्बाइड का तो कौन सा गैस फॉर्म होगा? तो देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन जब हम करते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड का होता है Al4C3। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ तो क्या रिएक्शन देता है? ये बनेगा Al2O3 बनेगा और प्लस क्या होगा? CH4 बनेगा। उसके बाद आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा गैस बन रहा है? मीथेन, CH4 मीथेन। देखिए Al2O3 तो बनेगा ही,
और CH के साथ मिलके क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मीथेन गैस बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट देन कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पे इथाइलिन नहीं होना चाहिए, इथिलीन होना चाहिए। इथीन होना चाहिए। जब इथीन यानी C2H5 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपको C2H6 बन जाएगा। C2H6 को क्या बोलते हैं हम लोग, C2H6 को इथेन बोलते हैं। तो इथेन गैस फॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर ए, इथेन गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ, NaCl क्रिस्टल किसका मेड अप ऑफ होता है, NaCl क्रिस्टल मेड अप ऑफ NaCl मॉलिक्यूल की Na+Cl -N, NaCl एटम या नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा बात है, NaCl आयनिक कंपाउंड है तो इसमें दो आयन्स होंगे, Na और Cl आयन, Na+ और Cl- आयन। NaCl क्या आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है इसलिए Na+ और Cl- होता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू 268 केल्विन को किस में करना है, डिग्री C में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 268 केल्विन है उसको कन्वर्ट करना है, तो 268 में 273 माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 273 में 268 में 273 माइनस करना है। ठीक है। तो देखिए घटाने के लिए यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, लेकिन इसमें जब घटाएंगे तो क्या आएगा -5 डिग्री से। तो केल्विन से डिग्री से करना है तो 273 घटाना पड़ता है, यानी -5 डिग्री से आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जब स्टेट चेंज होता है तो कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो हीट एनर्जी। विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द स्पेसिफिक हीट, और क्या स्पेसिफिक हीट नहीं, लैटेंट हीट होगा, सॉरी लैटेंट हीट होगा। स्पेसिफिक हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, वहाँ पे लैटेंट हीट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द समर डेज वी केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ फेनोमेनन ऑफ। तो अर्थन पॉट में जब हम लोग रखते हैं कोई भी पानी को, तो अर्थन पॉट में क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है, तो इस पोर से हमेशा पानी क्या होता है, निकलते रहता है और निकलते रहता है, सीप आउट होते रहता है, और ये क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर बनने के लिए हीट वो एब्जॉर्ब करेगा पानी से या सरफेस से, जिससे घड़ा क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, भाप बनना। तो इवापोरेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है, ये ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कन्वर्टिंग 25 डिग्री से 38 डिग्री से 66 इंटू केल्विन स्केल। क्या करेंगे, केल्विन स्केल बनाने के लिए, तो डिग्री सी से केल्विन के लिए क्या करेंगे, तो डिग्री सी 25 डिग्री सी में 273 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 538 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, 298 केल्विन, 290 बहुत सारे में। उस तरह 38 में 273 ऐड कर देंगे, 8 3 11 7 3 10 1 11 2 1 3 311 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है। और किसी में 311 तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इसमें से कौन एलिमेंट नहीं है, ग्रेफाइट, सिलिका, सिलिकन या जर्मेनियम। तो सीधा आंसर हो जाएगा सिलिका, क्योंकि सिलिका होता है SiO2। तो ये तो एलिमेंट है नहीं, ये तो कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिका और सिलिकॉन। तो SiO2 सिलिका हो जाएगा 94 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटोलाइट। इसमें से कौन मेटोलाइट नहीं है, तो बोरोन, सिलिकन, गैलियम, जर्मेनियम। तो मेटोलाइट वो होता है जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों को प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है। तो मेटोलाइट में होता है कौन, Sp3 होता है, जर्मेनियम होता है, सिलिकन होता है, आर्सेनिक होता है, टेरेलियम होता है, टेलरियम, पोलोनियम होता है। ठीक है। और बोरोन होता है, और एक और होता है एस्टेटाइन यानी At। ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए बोरोन तो है, सिलिकन भी है, जर्मेनियम भी है, तो गैलियम क्या है, एक मेटल है, गैलियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें से कौन कंपाउंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, CO मोर देन 1।
तो सीधा सिंपल में मोर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड है Na और CO, दो एलिमेंट मिलके बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नाइदर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नॉर इंसुलेटर, कौन सा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी या ना तो इंसुलेटर ना तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। द सब्सटेंस इज कौन, ना तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नॉट एन इंसुलेटर, ये आपसे पूछा। तो देखिए जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज होता है, इसलिए ना तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है ना ही इंसुलेटर होता है जर्मेनियम। जिसका इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में वेरी करता है तो उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, तो ये जर्मेनियम होगा। नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कट केमिकल चेंज है, रिपनिंग ऑफ बनाना केमिकल चेंज है, सब्लिमेशन ऑफ नेप्थलीन ये नहीं है, कोरिजन ऑफ फोटो फ्रेम ये भी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये केमिकल चेंज है, क्योंकि नेप्थलीन बॉल्स को वापस सॉलिडिफाई कर सकते हैं, नेप्थलीन बॉल्स सब्लिमेशन करता है, ठीक है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज सस्पेंशन, इसको किसको सस्पेंशन बोला जाता है। सस्पेंशन वो होता है जिसमें सब्सटेंस क्या होता है, नीचे तली पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है सस्पेंशन होता है। और भी सस्पेंशन का एग्जांपल हो सकता है, जैसे मडी वाटर हो सकता है, चॉक एंड वाटर हो सकता है, चॉक एंड वाटर भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल इन एयर, ये सारी क्या सस्पेंशन है। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, कौन सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बोरोन, ब्रास, बेरिलियम या ब्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्रास। ब्रास जो है वो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एलॉय भी कहलाता है। और ब्रॉन्ज भी हो सकता है इसका आंसर, तो ब्रॉन्ज तो नहीं, ब्रास हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अब आ गया फिजिक्स। फिजिक्स में कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय। तो ग्राउंड जो है बॉय पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो बॉय पहले कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, mg, m हो गया 50, g का वैल्यू हो गया 10 हो गया, तो 50 × 10 कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। द बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। तो देखिए यहाँ फोर्स तो दिया ही है 500 न्यूटन, तो अर्थ भी उतना ही फोर्स लगाएगा तो 500 न्यूटन हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है, 500 न्यूटन पहले ही दे दिया था। एक्सर्टेड बाय द, जैसे रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जितना फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे हम पे उतना ही फोर्स लगाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ग्राउंड ऑन द बॉय 500 न्यूटन। द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन मास 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और फोर्स आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन का, तो मास दिया हुआ है आपको 20 kg, ठीक है, तो F बराबर ma होता है, तो A बराबर हो जाएगा F/m, तो 5/20 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको काट देंगे 20 25 100, 5 से 1/4, तो यानी हो जाएगा 0.25, तो 0.25 हो जाएगा आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ प्लानिटरी मोशन, केपलर्स लॉ का कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो केपलर्स लॉ T² = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, RQ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस इज, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि g का वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो वेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कौन यूनिट नहीं होता, एनर्जी का जूल होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर, किलोवाट, किलोवाट पावर का होता है, एनर्जी का नहीं होता है, किलोवाट क्या होता है, पावर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, कह रहा है हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वाट बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में 100 वाट बल्ब कितना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो हम जानते हैं पावर = वर्क बाय टाइम होता है, और वर्क = होगा पावर × टाइम। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वही एनर्जी ही होता है, तो पावर है आपको 100 वाट का, और टाइम दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो यानी × 60 कर देंगे तो वाट सेकंड आ जाएगा,
और वाट सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं जूल, तो यानी हो जाएगा 6000 जूल। ऑप्शन नंबर डी 6000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन द टोटल एनर्जी क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट होता है। जब भी फ्री फॉल होगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? रिमेन्स कांस्टेंट। पढ़े होंगे हर पॉइंट पर जब भी फ्री फॉल होगा तो हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, भले काइनेटिक बढ़ेगा और पोटेंशियल घटेगा, लेकिन एनर्जी टोटल हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। सोनार वी यूज़, सोनार में कौन सा यूज होता है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, रेडियो वेव, ऑडिबल साउंड वेव्स। तो सोनार में यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। इसमें एक एमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। एमीटर निकालता है, ये एमीटर होता है, एमीटर निकालता है, सीबर्ड से टकराता है और डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है। तो D=VT/2 से वो पता लगा लेता है कितना दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द साउंड इज प्रोड्यूस इन द अर्थक्वेक? अर्थक्वेक में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड। तो अर्थक्वेक में प्रोड्यूस होता है इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक में होता है इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट 110 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हियर इंफ्रासाउंड दैट इज 1। इंफ्रासाउंड कौन सुन सकता है? जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में इंफ्रासाउंड पूछा था, अब पूछ रहा है इनमें से इंफ्रासाउंड कौन सुन सकता है? तो डॉग, बैट, ह्यूमंस, नन ऑफ दिस। तो इसमें तो मेरे ख्याल से नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस भी इंफ्रासाउंड नहीं सुन सकता, डॉग और बैट भी नहीं सुनते, क्योंकि वो सब अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं। इंफ्रासाउंड आपको सुन सकते हैं राइनोसोर्स, राइनोसोर्स जो है इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। एट 20 डिग्री द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पर्सन कैन इज फ्रॉम ए साउंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। कितना डिस्टेंस होना चाहिए साउंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस? तो याद रखिए 17.2 मीटर होता है, फिक्स है 17.2 मीटर दूरी होना चाहिए। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? D=VT/2 से आप निकाल सकते हैं। साउंड का स्पीड एयर में कितना होता है? 343 होता है। टाइम 0.1 सेकेंड होगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपको 17.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू ए लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स। फीबल साउंड को जब हम लाउड साउंड करते हैं तो क्या हम लोग इंक्रीज करते हैं? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी। तो लाउड साउंड का क्या होता है? ये वेव इस तरह हाई बनता है और लो साउंड का इस तरह वेव बनता है। तो क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं। वेवलेंथ इसको बोलते हैं, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। लैम्डा। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सरफेस ऑफ मून क्या होता है? अर्थ का से क्या होता है? लेस होता है, मोर होता है, इज मोर देन अर्थ। तो जी का वैल्यू लेस होता है, अर्थ से क्या होता है? कम होता है जी का वैल्यू मून पे। नेक्स्ट 114। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? इसमें कौन रिलेशन करेक्ट है? तो देखो स्मॉल g = GM/r² होता है, स्मॉल g = होता है GM/r² होता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। देखिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। F=mg होता है और हम ये भी मानते हैं F=G(m)/r² होता है, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देंगे तो mg = हो जाएगा Gmm/r² होता है। तो एक m से m का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो g = हो जाएगा Gm/r²। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 115 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ g इज़ मैक्सिमम एट। g का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगा? तो सबको पता है g का वैल्यू मैक्सिमम होता है एट पोल्स पे। जी का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है? पोल्स, क्योंकि पोल की दूरी इक्वेटर से कम होती है, शायद 11.2 किलोमीटर कम होती है, इसलिए पोल की दूरी कम होने की वजह से जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। लेंस के लिए क्या यूज नहीं कर सकते? वाटर तो यूज कर सकते हैं, ग्लास भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक और क्ले यूज नहीं कर सकते हैं। क्ले से थोड़ी बनेगा आपका लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। विच इज द फॉलोइंग लेंस विच वुड वी प्रीफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको स्मॉल लेटर पढ़ने के लिए कौन सा आप इसमें से लेंस प्रोवाइड करेंगे? कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, कनकेव लेंस फोकल लेंथ 50, एक कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5, एक कनकेव लेंस फोकल लेंथ 5। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। तो मैग्नीफाइंग करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं
कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा फोकल लेंथ जिसका क्या होता है 5 हो जाएगा। तो जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है 1/f होता है। ठीक है, तो ज़्यादा पावर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, द लेंस फार्मूला इज, इसका में से लेंस फार्मूला क्या है, तो लेंस फार्मूला होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। द लीस्ट डिस्टेंस टू डिस्टेंस विजन यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन अबाउट टू कितना होता है 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस टू डिस्टेंस विजन कितना होता है 25, यानी हम लोग 25 सेंटीमीटर तक की दूरी तक को देख सकते हैं, उससे नज़दीक का हम लोग देख नहीं पाते हैं, यही सबसे कम दूरी होता है। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑब्जेक्ट एट कॉर्निया, ह्यूमन आई इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है, कॉर्निया पे बनाता है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स, जो रियर व्यू मिरर हम लोग फिट करते हैं व्हीकल्स में उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेस देन 1 तो मोर देन होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो रियर व्यू मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1, क्योंकि रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर, ये वाला मिरर यूज करते हैं, तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, इफ़ योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज़ लाइक टू बी, अगर आपका इमेज जो है वो इरेक्ट सीधा दिख रहा है तो वो मिरर क्या है, तो या तो प्लेन होगा या कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कन्वेक्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है और प्लेन मिरर भी वर्चुअल और सीधा बनाता है, बस लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 123, विच पार्ट ऑफ द आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, कॉर्निया, डेथ के बाद आदमी का कॉर्निया ही डोनेट होता है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, आँख में बनता है रियल और इन्वर्टेड बनता है, फिर ब्रेन जो है इसको इंटरप्रेट करके सीधा बना देता है। नेक्स्ट 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/b प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ पावर लेंस डायोप्टर होता है। देखिए फिजिक्स का कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें मैं बोलूँगा केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा से अंदर से घुस के पूछा है, थोड़ा मैथ भी थोड़ा डिफिकल्ट पूछा है, तो मैथमेटिक्स का तो मैं करवाऊँगा और भी क्वेश्चंस लूँगा, मैं टाइम वर्क देख रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सेशंस में लूँगा, आपका डिप्लोमा का तैयारी मैं करवा दूँगा। नेक्स्ट 127, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ स्टेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 128, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, मिरर का पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू, पावर इक्वल टू 1/f होता है, 1 बाई फोकल लेंथ। चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट रे एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो लाइट जाना चाहिए ऐसे लेकिन बेंड कर जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़, करंट कैसा यूनिट, एम्पियर होता है, करंट किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, लेकिन देखिए मोर देन 1 लिखा है तो देखिए कूलम सेकंड है कि कूलम है, तो देखिए आई इक्वल टू होता है Q/T होता है, ठीक है, तो Q/T क्यू का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड भी हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा होगा इसमें, एम्पियर और कूलम पर सेकंड दोनों होगा। नेक्स्ट एम्पियर, इसी को एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सरफेस बॉन्ड ए प्रिज्म, एक प्रिज्म में कितना सरफेस बॉन्ड होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए प्रिज्म थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो प्रिज्म देखिए इस तरह से ये बेस होता है और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से ये ज्वाइंट रहता है, ठीक है। तो देखिए कितना सरफेस होगा, एक तो बीच का स्क्वायर, आगे पीछे का ट्रायंगल, तो 3 तो हो गया, 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज m kg एंड वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, सीधा साधा फॉर्मूला पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन वाइट लाइट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, वाइट लाइट को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक या नन ऑफ दीज, तो उसको पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक, क्योंकि वाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बना होता है जिसको विबग्योर बोलते हैं,
तो इन सातों कलर से मिलकर बना तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। 135 ट्विंकलिंग में स्टार ड्यू टू द क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है या रिफ्लेक्शन के कारण होता है या बोथ होता है, ये उससे पूछा जा रहा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तो रिफ्रैक्शन के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन के कारण होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटी का हवा होता है जिस कारण से लाइट का लगातार क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होते रहता है, इसलिए ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है, तो पावर का VI तो होता है। पावर का देखिए तीन कितना फॉर्मूला होता है, P=VI होता है, P=I² होता है, और P होता है V²/R होता है। तो इसमें से देखिए कौन ऑप्शन है, V² है, VI है, I²R भी है, तो R² नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 मिली एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर। तो पावर पूछ रहा है आपको वोल्ट दिया है 220 वोल्ट और आपको करंट दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। तो P अभी बताया मैंने VI होता है, तो 220 इंटू I हो जाएगा 0.50, पॉइंट हटा के 100 लिख दीजिए, तो 0 यहाँ से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 110 आ जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज़ करेक्ट, V=IR, ओम्स लॉ V=IR, I=V/R भी होता है, सही है, तो मोर देन 1 हो जाएगा। V=IR भी होता है तो I=V/R भी तो लिख सकते हैं, तो इसलिए मोर देन 1 हो जाएगा। When several resistors are connected in series, जब सीरीज में होता है then the equivalent resistance क्या होता है, R1 + R2 + R3, और अगर पैरेलल बोलेगा तो 1/R1 1/R2 1/R3। नेक्स्ट 140। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी में तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का यूनिट कौन नहीं हो सकता है, मीटर/सेकंड² होता है तो किलोमीटर/सेकंड नहीं हो सकता है, सेंटीमीटर/सेकंड² भी हो सकता है, किलोमीटर/सेकंड² भी हो सकता है, किलोमीटर/सेकंड नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, V-U/T होता है, ठीक है। तो स्पीड का होता है मीटर/सेकंड और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर/सेकंड² होता है, यानी नीचे स्क्वायर तो होना चाहिए सेकंड का। 142। बस इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 36 to 72 km/h 10 सेकंड, एक्सेलेरेशन क्या होगा। सीधा सा न्यूमेरिकल है आपको, बट इसमें जो U और V है वो आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें जो इनिशियल स्पीड है U वो है 36 km/h, ठीक है, तो U को बना देंगे 36 × 5/18 से इंटू कर लेंगे तो मीटर/सेकंड आ जाएगा, 18 × 2 = 36 यानी 10 मीटर/सेकंड। उस तरह से V बनाएंगे 72 को 5/18 से इंटू कर लेंगे तो 18 × 4 = 72 होता है 20 मीटर/सेकंड। फिर आपको टाइम दिया हुआ 10 सेकंड, तो आपको पूछ रहा है एक्सेलेरेशन। A बराबर अभी बताया मैंने V-U/T होता है, तो V हो जाएगा आपको 10 माइनस यहाँ पे V20 है, 20 - 10 और टाइम है आपको 10 यानी 10/10 यानी हो जाएगा 1 मीटर/सेकंड²। ऑप्शन देखिए 1 मीटर/सेकंड², यूनिट भी देखिएगा, कभी कभी 1 2 जगह लिखे यूनिट चेंज करके दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। 143 कह रहा है स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा एक्सेलेरेशन। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलेरेशन देता है वो, क्योंकि del V/del T होता है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे ये टाइम का और ये स्पीड का v का, तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से स्लोप बनता है, तो ये del V होता है और ये del T होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, V=U+AT, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। और देखिए मोर देन 1 तो नहीं दिया, चेक कर लीजिएगा ऑप्शन पढ़ते समय, V=U+AT करेक्ट रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145। द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे, तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो इनर्शिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है,
इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास। ग्रेटर मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। 146 व्हेन द टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड इट्स शेप चेंजेस द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एग्जाम्पल ऑफ। मतलब जब टूथपेस्ट ट्यूब क्या होता है, स्क्वीज करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं, तो उसका शेप क्या हो जाता है? चेंज होता है। इसके लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? सेंट्रीफ्यूगल, अनबैलेंस्ड फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या बैलेंस्ड फोर्स? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि जब हम लोग स्क्वीज करते हैं तो वो तो अंदर से कोई बैलेंस फोर्स लगाता नहीं है, इसलिए क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। बैलेंस फोर्स को बोलते हैं जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगे तो उसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। सेंट्रीपिटल होता नहीं कि सर्कुलर पाथ में सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल जस्ट उसका फॉल्स फोर्स हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 द रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट जो है किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कंजर्वेशन एनर्जी पे, कंजर्वेशन मोमेंटम पे या कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी पे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। किस पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या होता है? सेम होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 1 न्यूटन इज 10 का पावर 7 डाइन। 1 न्यूटन कितना होता है? 10 का पावर 7, सॉरी 10 का पावर 7 नहीं, 10 का पावर 5 डाइन होगा। 10 का पावर 5, 10 7 अर्ज में होता है, 10 का पावर 5 डाइन हो जाएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मोमेंटम P इक्वल टू mb होता है, मास होता है kg में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, kg मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? तो इसी पे तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt या del p/del t। ठीक है, तो फोर्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा फोर्स। तो ये रहा आपका डिप्लोमा का 150 क्वेश्चंस। तो आगे भी मैं और भी सेट्स लेके आऊँगा पिछले ईयर्स के। उम्मीद है आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे डिप्लोमा एग्ज़ाम निकालने में। और आप कमेंट कीजिए आपको किस सेक्शन का तैयारी के लिए क्वेश्चंस चाहिए, मैं उसका ज़रूर करवाऊँगा। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।